चलिए हम देख लेते हैं। आज टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, है ना। तो ये जो चैप्टर है वो क्लास 8 का है, ध्यान दीजिएगा। और लेकिन पिछला जो वीडियो इंट्रोडक्शन वाला है उसको देख कर आइएगा, उसको अच्छे से समझ कर आइएगा। उसका नोट्स बनाने के बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा जितना अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पे है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए बाबू, आपके घर में भी कुछ नियम कानून चलते होंगे, है ना, जो आपके घर, हर घर के हिसाब से अलग अलग नियम कानून होता है। उसी प्रकार हर देश के हिसाब से उस देश के लिए उस देश का अपना, उस देश के हिसाब से एक संविधान होता है। उसी संविधान में नियम कानून लिखे हुए होते हैं कि उस देश को किस प्रकार चलना है, वहाँ के लोग किस प्रकार बर्ताव करेंगे, कैसे, आखिर वहाँ के लोगों को क्या क्या अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए आप देखते होंगे कि भारत में क्या है, तो सभी को इक्वलिटी का अधिकार है। लेकिन आप जाइए सऊदी अरेबिया में तो वहाँ पे इक्वलिटी आपको देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेगा, है ना। अभी तक कुछ दिन पहले तक तो महिलाएं गाड़ी तक नहीं चला सकती थी, ठीक है, वहाँ पे अपराध था। लेकिन अब देखिए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये बदल दिया गया, अब वहाँ की महिलाएँ गाड़ी चला सकती हैं। तो ये कैसे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन करवा रहा है। वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया। आखिर हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चीज़ लिखा हुआ होता तो हमारे यहाँ भी फॉलो होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिस हिसाब से बना हुआ होता है वैसे ही वहाँ के लोग वर्क करते हैं। और अगर वो कानून वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आता है, उसके खिलाफ विरोध करने का भी अधिकार उसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है। वो आपका राइट से आगे पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि भारत के संविधान में लिखा हुआ होता कि भारत में राजतंत्र होगा, राजाओं का शासन होगा या राजघराना का शासन होगा, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर बागडोर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में क्या है कि लिखा हुआ है पहले से ही कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो होंगे वो भारत की जनता उसको चुनेंगे, ठीक है, या फिर भारत की जनता के हाथों में बागडोर होगा इस देश का, भारत के जनता ही इस देश को चलाएंगे, ठीक है, नेताओं को चुन करके, एमएलए वगैरह को। तो देखिए, आखिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो आपको हम बता चुके हैं कि ये जो कंट्री है, कंट्री का मतलब क्या, कंट्री जो है यानी कि कंट्री यानी कि देश, है ना, बताए थे आपको हम। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या बताए थे, संविधान, वैसी किताब जिसमें उस देश के हिसाब से सारे कानून लिखे हुए हो। चलिए, इसका कुछ टॉपिक है और इस पे हम एकदम विस्तृत रूप में हम पिछले अध्याय में यानी कि पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले में, तो इस पर समय बर्बाद ज़्यादा नहीं करेंगे। रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बीच में क्या संबंध है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको हम क्या बताए थे बाबू, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम आपको बता चुके हैं यहाँ पे संविधान, ठीक है। तो लिख दिए यहीं पे भी, यहाँ पे भी लिख देते हैं, है ना, संविधान। और डेमोक्रेसी का मतलब आपको हम क्या बताए थे, लोकतंत्र, यानी कि जहाँ पे लोगों का तंत्र होता है। डेमो मीन्स क्या हो गया, डेमो मीन्स क्या हो गया, पीपुल, है ना, पीपुल। और कृषि मीन्स तंत्र, ठीक है, तंत्र। तो ये हो गया डेमोक्रेसी का मतलब, ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों का चलता हो, लोग अपने हिसाब से उस देश को चलाते हों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, संविधान के अंदर रहते हुए। तो ये हो गया आपको इन दोनों के बीच में संबंध। अब दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि जो देश एकदम मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लोकतांत्रिक देश यानी कि डेमोक्रेटिक देश में ही होगा, जहाँ लोगों पर का शासन हो, सिर्फ वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसा भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में हो सकता है। जैसे मान लीजिए चाइना है आपका, कहने का तो लोकतंत्र है, कहता है कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन रियलिटी देखेंगे
तो क्या वो लोकतंत्र है? नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का शासन होता है। पार्टी का नाम नहीं लेंगे, कोई ए पार्टी आप मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी का शासन होता है और वो पार्टी जो कहती है वही लोगों को वहाँ पे लोग सुनते हैं, लोगों को सुनना एक्चुअली पड़ता है, तो इसको लोकतंत्र थोड़ी कहेंगे। जैसे आपको अभी उदाहरण दिए थे सऊदी अरेबिया का, वहाँ के महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है, इसको इक्वलिटी थोड़ी कहते हैं। आप भी, लड़का भी पढ़ा लिखा हुआ है, लड़की भी पढ़ी लिखी हुई है, कहने का मतलब ये है कि महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, तो फिर क्यों आखिर वो गाड़ी क्यों नहीं चला सकती है? इसका मतलब आप अपने से नीचे मानते हैं उसको, तो फिर तो ये डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है, ये तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जहाँ पे बराबरी भी तो होना चाहिए। ये तो डिक्टेटरशिप हो गया, सरकार जो कह रही है हमको सुनना ही पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ अगर भारत में होगा ना बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि तुरंत सड़क पे उतर जाएंगे कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, और सरकार ये कानून वापस ले लेगी। तो कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र जो है वहाँ पे लोगों का चलना चाहिए, ना कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही या फिर राजाओं का शासन होना चाहिए। लेकिन वैसे देशों में भी जहाँ पे राजाओं का शासन है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे भी ज़्यादातर लोग कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बाबू, संविधान जो है वो आपको कुछ आपके हिसाब जो मतलब जो आपको चाहिए इंपॉर्टेंट, जो जीवन जीने के लिए बेसिक चीज़ चाहिए, नीड्स जो आपकी है, उसको किस प्रकार पूरा करता है। जैसे आपको बता चुके हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से एकदम सटीक अच्छे से समझ में आ जाता है। चलिए, आपके शहर में कोई पार्क होगा, कोई स्कूल होगा, उस पर आपका अधिकार है। ये अधिकार किसने दिया आपको? संविधान ने दिया ना, संविधान ने दिया। तो वही कह रहा है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी होती है संविधान जो आपको सर्व करता है, देता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। किस प्रकार करता है अभी आगे जाकर देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। चलिए फिर से पढ़ते हैं। इट लेज आउट कंटेन ideals that form the basis of the kind of country that was a citizen inspired to live in। ऐसे आइडियल्स होने चाहिए, या फिर किस बेस पे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है, बेसिस क्या था उसका, या फिर उस देश के अच्छाई के लिए किया गया है, और उस देश के जो सिटीजन होंगे ना उससे इंस्पायर होंगे, जीवन जीने के लिए क्या करेंगे, इंस्पायर होंगे कि नहीं मेरे यहाँ का जो संविधान है वो बेस्ट है, वो हमारे हिसाब से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे इसको फिर से समझ लीजिए। संविधान में ये एकदम डिटेल में ध्यान रखा गया है कि या रखा जाता है कि वहाँ के लोग किस प्रकार से सोचते हैं, आइडियल्स क्या है, उनके बेसिस क्या है संविधान बनाने के, आखिर क्या वहाँ के लोग चाहते हैं, सिटीज़न को वो जो संविधान वो इंस्पायर करे, वो उनको अच्छा लगे अपने, है ना, तो वैसा संविधान होना चाहिए। तो यहाँ पे है हैव टू अराइव एट अ कॉमन कंसेंट, यानी कि एक देश को एक आम सहमति बनाने में यह संविधान क्या करती है, मदद करती है। एक देश को एक आम सहमति बनाने में मदद करती है, यानी कि सबको पता है कि एक हमारे देश में संविधान है, किसी के साथ ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर कोई मर्डर किया है तो उसको वही सज़ा मिलेगा जो दूसरे मर्डर करने वाले व्यक्ति को मिला हो, ठीक है। तो सबको बराबरी यहाँ पे है, कोई ये नहीं है। तो अब अगला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अनहोल्ड दैट आइडियाज वैल्यू एंड बेनिफिट ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, यानी कि संविधान देश के नागरिकों के विचार, मूल्य और विश्वास को उजागर करता है। अच्छा, किसी भी देश का संविधान है, उस देश के बारे में पूरा आपको, उस देश का चरित्र कैसा है, वह देश कैसा सोचता है, वो देश आखिर उसके बेसिक क्या है, वो मतलब वो देश आखिर है कैसा, तो उसको अगर आपको समझना है ना तो उस देश के संविधान को आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए भारत का संविधान आपके पास है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भारत क्या है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, सारे धर्म के लोग अपने हिसाब से रह सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आज के समय में तो ऐसा है कि कोई गरीब बच्चा भी अगर IAS बनना चाहे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ क्या है, एकदम फ्लेक्सिबल है हमारे संविधान में, एकदम बहुत अच्छा तरीके से है। वही आप कुछ पड़ोसी देश को देख लीजिए तो आपके उस देश का चरित्र आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पाकिस्तान है, उसका चरित्र अगर आपको समझना है तो देख लीजिए, वहाँ के संविधान पढ़ लीजिए,
है ना। तो वो क्या कहता है कि हम एक इस्लामिक राष्ट्र है। वहीं भारत क्या कहता है कि वी आर अ सेकुलर कंट्री, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे यहाँ सब धर्म के लोग रहेंगे, है ना, सब धर्म सुखिना, जो कहते हैं ना कि मतलब वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, उस पर चलता है भारत। तो कहने का मतलब ये है कि उस देश के संविधान को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा देश किस प्रकार का है। तो इसलिए देश के आइडियाज़, वैल्यू, बेनिफिट्स क्या है और बिलीफ्स क्या है, उस देश का क्या बिलीफ्स है, मतलब किस चीज़ पे वो विश्वास करता है ना। तो उस देश के सिटीजन के बारे में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो इस कुछ देखिए, जैसे कि नेपाल में था आपका, वहाँ नेपाल के बारे में कुछ हम समझेंगे। आपका पड़ोसी देश है नेपाल। तो देखिए, हम नेपाल के स्टोरी से क्या समझने वाले हैं। नेपाल के स्टोरी से हम यह समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलते ही किस प्रकार एक देश राजतंत्र से लोकतंत्र हो जाता है और एक देश का वे कैसे चेंज हो जाता है, रास्ता कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका इंडिया, है ना, इंडिया ये है आपका। और यहाँ पे अगर आप बिहार में, चूँकि मैं बिहार से इतिहास बता, तो बिहार यहाँ पे है आपका, है ना, बिहार, और यूपी आपका यहाँ पे है, और इसके दोनों के बॉर्डर पे सटे हुए एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो किंग ज्ञानेंद्र टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी सेटअप एस्टैब्लिश 1990, यानी कि ये जो ज्ञानेंद्र थे वो क्या किए, 1990 में राजतंत्र को क्या किए, एस्टैब्लिश कर लिए। ठीक है, एस्टैब्लिश कर लिए, डेमोक्रेसी को हटा करके डेमोक्रेसी क्या के लिए टेक ओवर कर लिए, अपने अंदर ले लिए। उसके बाद जब वो क्या किए कि जब डेमोक्रेसी को कुचलने लग गए, है ना, यानी कि जो वहाँ की जनता को जो पावर मिला हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, तो वहाँ के लोगों से वो छीनने लग गए राजतंत्र, यानी कि राजतंत्र को उन्होंने स्थापित लिया। राजतंत्र का मतलब होता है मोनार्ची। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करना वो चालू कर दिया। तो ये चीज़ वहाँ की जनता को पसंद नहीं आया। तो जब जनता को जो चीज़ पसंद नहीं आएगा तो फिर प्रोटेस्ट होने चालू हो जाएंगे, यानी कि विरोध होना चालू हो जाएगा। तो जब विरोध होना चालू हुआ तो इसमें सबसे आगे थे माओइस्ट, वहाँ के आर्मी और वहाँ के सिटीज़न, है ना, जो वहाँ के नॉर्मल सिंपल आम लोग थे, वो प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। और इसी को हम नाम दे दिए थे कि नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। इसको ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि नेपाल जो है लोकतंत्र के लिए जूझ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली किंग accepted the government by people, and in 2008 Nepal became a democracy after demolishing in monarchy। यानी कि मोनार्ची का मतलब क्या बताया, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्या बताया मोनार्ची का मतलब, राजतंत्र, और डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, है ना। तो ये चीज़, तो इसको राजतंत्र को फाइनली 2008 में ये जो ज्ञानेंद्र थे वो मान गए कि ठीक है, अब हम लोकतंत्र के रास्ते पे ही चलेंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ से राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र की बहाली कर दी गई। कहाँ, नेपाल में। ठीक है, फिर आ गया आपका कि पीपुल रोटेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी। देखिए, अभी जो डेमोक्रेसी नेपाल में चल रहा था वो डेमोक्रेसी ही था, लेकिन वो राजा के अंदर था, वो मोनार्ची की तरह डेमोक्रेसी था, यानी कि राजतंत्र की तरह वहाँ का संविधान था। ठीक है, अभी जो नया संविधान जो लोग मांग कर रहे थे बनाने के लिए, वो लोकतंत्र के लिए मांग कर रहे थे। दोनों में बड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। पहले भी चल रहा था लोकतंत्र था, लेकिन वो किसकी तरह था, वो था मोनार्ची, यानी कि राजतंत्र के ऊपर संविधान वहाँ का चल रहा था, वहाँ का लोकतंत्र चल रहा था। एक तरह से राजतंत्र ही था। और फिर बाद में लोकतंत्र जब आ ही गया तो लोगों ने मांग किया कि हमको अपने हिसाब से, जो बताए थे ना आपको हम, इट ले आउट अ कंटेन, वहाँ के लोगों के आइडियाज़ क्या है, बिलीव्स क्या है, वहाँ के लोगों की ज़रूरतें क्या है,
उस हिसाब से उनको मौका मिल गया अब बनाने के लिए संविधान, तो वो लोग अब खुद से संविधान बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने अब ऐसा ही किया। वाई देयर वॉज अ प्रोटेस्ट इन नेपाल, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ना, वाई देयर वॉज अ प्रोटेस्ट इन नेपाल। तो नेपाल में प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा था, किस चीज़ के लिए हो रहा था, तो लोकतंत्र के लिए हो रहा था, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए हो रहा था। वाई डिड दी पीपुल रोट इन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के लोग क्यों चाहते थे कि नया संविधान बने, इसलिए चाहते थे क्योंकि वहाँ का जो पहले का संविधान था वो मोनार्ची था, यानी कि राजतंत्र पे आधारित था, और नया संविधान जो होगा वो लोकतंत्र पे आधारित होगा। कहाँ का, नेपाल का। They want a constitution which reflect in ideas of a country that they want नेपाल टू बी। नेपाल के जो लोग थे अपने देश को वैसा बनना देना चाहते थे जैसा कि वहाँ के लोग मतलब एक्चुअली में थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ का देश चलता, लोकतंत्र के लिए वैसा वो लोग देश चाहते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो नेपाल स्ट्रगल किया मोनार्ची के साथ, किसके लिए, तो डेमोक्रेसी के लिए। अब डेमोक्रेसी के बाद क्या हो गया, तो नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स। तो अब डेमोक्रेसी आ गया, तो उसके बाद फिर क्या किया गया, तो जो भी डेमोक्रेसी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स था उसको बदल दिया गया और वो अब लोकतंत्र की तरह हो गया। चलिए फिर से, ये भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, ये नेपाल में सब कुछ हुआ था। अब इससे हम क्या समझे हैं, इससे हम ये समझे हैं कि किस प्रकार, देखिए अभी यहाँ पे क्या था कि वहाँ के जो संविधान में राजतंत्र था लिखा हुआ, तो राजतंत्र कायम था, और वहाँ के जैसे ही संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई, मोनार्ची ये जो ज्ञानेंद्र थे वे मान गए, तो वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो अब वहाँ का देश लोकतंत्र, इस समय भी लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र ये कब हुआ, तो लोकतंत्र जो हुआ, ये जो डेमोक्रेसी ये जो हो गया वो 2008 में नेपाल क्या हो गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, और नोट्स इसका व्हाट्सएप करके आप मांग सकते हैं। जय हिंद, गुड बाय।